मार्केट में मेरा इंटरेस्ट आया बिकॉज ऑफ अ बेयर मार्केट। क्रैश ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। हम लोग का थोड़ा लाइफ अच्छा था कि सोशल मीडिया नहीं, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं होते थे। कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए लॉन्ग टर्म मतलब पोस्ट लंच। सरकार जो होती है ना वो रूल्स पे चलती है। अब आपको सारे रूल्स ऑफ द गेम चेंज इंडिया में क्या है, जब कोई चीज़ चालू होती है तो हर महीने रिकॉर्ड ही बनाते हैं। बाजार आपसे केवल समय मांगता है। जब हम लोग कुछ ठान लेते हैं तो हम कर देते हैं। 1 लाख से अगर 10 करोड़ बनाना है तो मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अगर इतना आसान होता हमारे यहाँ गरीबी नहीं होती। हेलो सर, हाय, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। सर सबसे पहले अगर हम शुरू करें आपकी जर्नी से कि आपने इस इंडस्ट्री में क्यों आए, कैसे आए और आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो सर प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में बुल मार्केट में आते हैं। हाँ। जब एक्साइटमेंट बहुत अच्छा होता है। तो मैं स्कूलिंग के बाद मार्केट में मेरा इंटरेस्ट आया बिकॉज ऑफ अ बेयर मार्केट। अच्छा। तो जब 1997 की क्राइसिस हुई, साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस हुई थी, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ पे एक बहुत बड़ी करेंसी क्राइसिस हो गई थी। उस समय के ये इमर्जिंग टाइगर थे दुनिया के, इनको 7 टाइगर्स बोला जाता था। तो उसकी बहुत न्यूज़ आती थी। तो उस न्यूज़ को पढ़ते पढ़ते मेरे को इंटरेस्ट आया। तो मैं एक बहुत छोटी जगह से हूँ, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग के बारे में ऐसा कुछ बहुत जानकारी नहीं थी। और उसके बाद में न्यूज़पेपर से पढ़ते हुए मेरे को इंटरेस्ट आया, ये है क्या। फिर मैं थोड़ा फाइनेंस, इकोनॉमी, इन सब के बारे में और पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया। एंड दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड स्टॉक मार्केट। फिर वो इंटरेस्ट बढ़ता गया और ज़्यादा मजबूत होता गया। तो फिर मैंने उसके कारण सीए किया। तो सीए करने के पीछे का पूरा स्टॉक स्टॉक मार्केट ही मैं वैसे मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था स्कूल में। और कुछ ऐसा इंटरेस्ट था या ऐसा कहीं कुछ नेचर था कि मैं कभी कॉलेज नहीं गया हूँ। सो आई हैव नेवर बीन टू एनी फॉर्मल कॉलेज। और उसके लिए भी अच्छा था क्योंकि सीए में ट्रेनिंग ज़्यादा होती है जी। आपको कॉलेज नहीं जाना होता, तो वो भी एक अच्छी बात थी। और फिर लग गए। तो शुरू में कुछ कंसल्टिंग करता था अपने ही। देन आई ज्वाइन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो 2005 में मैंने म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया। रिलायंस म्यूचुअल फंड वाज माय फर्स्ट एम्प्लॉयर। और उसके बाद से फिर मैं म्यूचुअल फंड्स में ही हूँ। अच्छा। तो ये थोड़ा वियर्ड है, बट ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। तो बेसिकली आपकी जो जर्नी थी वो ऐसी नहीं थी कि आपने पहले सीए किया, और मैक्सिमम लोग जो सीए करके स्टॉक मार्केट में आते हैं वो पहले सीए कर रहे होते हैं, देन अपॉर्चुनिटी फाइनेंस में मिली, स्टॉक मार्केट में मिली, बट आपने पहले से प्लान था कि स्टॉक मार्केट में जाना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, मतलब मैं ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम करने लगा था। ओके, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? हाँ, थोड़ा बहुत कुछ। पैसे तो होते नहीं थे। आई एम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। तो इंटरेस्ट होता था। फिर ये समझ में आया कि कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो फिर कोर्स ढूंढना चालू किया। और चूंकि मैं कॉलेज नहीं गया था तो मैं एमबीए नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई ग्रेजुएशन डिग्री नहीं थी। तो एमबीए वगैरह नहीं कर सकते थे। तो फिर पता चला सीए के बारे में कि इसमें भी अच्छा फाइनेंस, अकाउंट सब पढ़ाते हैं। और तो इसलिए फिर सीए कर लिया। और जब आप बात कर रहे हो तब तो टेक्निकल एनालिसिस नाम की कोई चिड़िया रही नहीं थी, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस ही था। हाँ, नहीं, टेक्निकल करते थे लोग। हाँ। बट शुरू से ज़्यादा मेरा ध्यान फंडामेंटल्स पे था। और वो एक बिलीफ था कि जो कुछ मैंने शुरू में पढ़ा, जो किताबें पढ़ी या जो लिटरेचर पढ़ा उस समय का, तब तो इंटरनेट वगैरह भी नहीं होता था, तो आपको सब किताबें खरीद के पढ़नी पड़ती थी। तो उसमें फंडामेंटल की तरफ ज़्यादा मेरा ध्यान गया, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया। और टेक्निकल समझ में नहीं आता था ऑनेस्टली। तो उस इसलिए टाइम पे शायद अवेलेबिलिटी भी उतनी नहीं थी कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह, इंटरनेट वगैरह, तो नहीं चार्टिंग वगैरह भी शायद मैनुअली करते थे काफ़ी लोग, तो पेपर्स पे ग्राफ पे ड्रॉ कर करके। आई थिंक मैंने पहली बार किसी को चार्टिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए 2001 या 2 में देखा है। 2 में, हाँ, आई गेस वही वाला टाइम था, 2000 जब स्टार्ट हो रहे थे तभी सॉफ्टवेयर और इंटरनेट पे लोग एनालाइज करना स्टार्ट कर रहे थे। और तब थोड़ा कंप्यूटर्स भी प्रोलिफरेट हो रहे थे। मतलब 97-98 तक लोगों के पास घरों में कंप्यूटर नहीं होते थे। फिर वो अर्ली 2000 में वो घरों में आना शुरू हो गया। हाँ, तो फिर वो धीरे धीरे लोगों ने करना चालू किया और वो सब सॉफ्टवेयर आए। क्या यादें है आपकी उस समय की मार्केट की, कुछ यादें जो दिमाग में रह जाती है? जैसे आपने कहा कि साउथ एशियन क्राइसिस हुआ था, या उसके बाद अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो काफ़ी सारे स्कैम का एक बड़ा पीरियड उसी के आसपास हमें होता हुआ देखने को मिला था। तो क्या यादें हैं आपकी मार्केट को लेकर? जनरली देखिए, हर बुल मार्केट ना एक सेम तरह से प्ले आउट होता है। हाँ। उसमें एक बहुत बड़ा यूफोरिया होता है जी। 2-4 कोई सेक्टर होते हैं वो बहुत चलते हैं,
तो जैसे 2000 में आईटी था, हम्म, फिर 9/11 हुआ, उसके बाद वो पूरा क्रैश हो गया और बहुत दिनों तक बहुत ज़्यादा मार्केट में तकलीफ थी। आई थिंक 2002-3 के आसपास से फिर धीरे धीरे रिकवर होना चालू हुआ। और हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ था जी। और जब भी कुछ अच्छा होना चालू हुआ था उसके बाद 97 में क्राइसिस हो गई और पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत स्टेबल नहीं थी उस समय। गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थे। हाँ, कोएलिशन गवर्नमेंट बहुत थे और फिर 99-2000 के आसपास ही एक स्टेबल गवर्नमेंट आई जो अगले 5 साल चली। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फेज था वो। और तब ये बड़ा मजा आता था कि बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिला करती थी। अब वो सब चूंकि डिस्कवरी हो गई है धीरे धीरे चीजें, तो अब उतनी सस्ती नहीं मिलती। कुछ भाव याद है जो अब बड़े बन चुके हैं कंपनी? हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे। तो मतलब मुझे याद है कि हम लोगों ने 15-20 रुपए पे टिस्को खरीदा हुआ था उस समय। और आईटी में तो बहुत तेजी हुई थी, उसके बाद काफी मंदी हुई थी। तो विविड मेमोरीज जो होती है ना, क्रैश की ज़्यादा होती हैं, यूफोरिया से ज़्यादा क्रैश ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो ज़्यादातर आईटी कंपनीज के शेयर डिक्लाइंड बाई 90%, बहुत सारे। .com बबल बस्ट होने के बाद तो उस समय वो .com और इंटरनेट कंप्यूटर और उस हर टाइम पे आई गेस जो टॉप्स बने थे वो बहुत सालों तक, और कुछ कंपनी में तो डेकेड्स तक भी नहीं वो अचीव हो पाए थे। हाँ, मुझे लगता है हार्डली 4 या 5 कंपनियों में अचीव हुए होंगे जो अभी टॉप की कंपनीज हैं। हाँ, उनके अलावा वो किसी में नहीं हुए। और वो बहुत सारी ग्लोबली तो- हुआ है, वो यूएस मार्केट में भी वही हुआ है। हाँ। कि काफी सारी कंपनियां थी पर अगर बची .com बबल के बाद तो वही गूगल बची या इस तरह की 2-4 कंपनियां हाँ, बची। करेक्ट। तो बहुत सारी कंपनियां गायब हो गई और उस समय ये भी होता था कि जैसे आईटी में बहुत तेजी थी तो कंपनी अपना नाम बदल के आईटी कंपनी हो जाती आईटी थी। कर रही थी, जैसे यूएस में .com लगा लेते थे। हाँ, तो और उस समय एक और नया आया था कम्युनिकेशन, टेलीकॉम वगैरह, तो उसका नेटवर्किंग वगैरह का नया नया चीज़ें आई थी। तो उसकी भी बहुत सारी कंपनियां थी जो गायब हो गई बाद में, स्पेशली यूएस में। तो उनके मार्केट कैप उस समय $300-400 बिलियन हो गए थे, फिर वर्चुअली जीरो हो गए। और उस समय बड़ा प्रॉमिसिंग कंपनी लगती थी कि बस भविष्य इन्हीं में है। तो ये हर बार होता है, हर तेजी में होता है कि आपको ऐसा लगता है और ऐसा माहौल बनता है कि बस यही है, अगर आपने ये नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया। बट बुल रन में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज और थीम्स निकल के आते हैं जो लगता है अब तो यही फ्यूचर है। हाँ, तो हर बुल रन में होता है। फिर 2006-7 में वो इंफ्रा पावर वो सब में हुआ। तो और स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग बनाई जाती है कि आपको लगने लगता है कि नहीं भविष्य तो यही है, दिखने लग जाता है ना आपको सब कुछ कि हाँ यही तो चलने वाला है अब आगे जाकर। और जब मार्केट गिरता है तो उसके बाद पता चलता है कि अरे यार ये तो सारा मतलब हवा बनाई गई थी, ऐसा तो कुछ रियलिटी में है नहीं। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, तो मार्केट में ना कई बार आपको रीइंफोर्सिंग बिलीफ आप अपने से जनरेट करने लगते हो कि हर व्यक्ति उसी के बारे में बात करता है, आप वही चीज़ें सुनते हो, वही चीज़ें पढ़ते हो। अब तो सोशल मीडिया में और ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो गया है। हम लोग का थोड़ा लाइफ अच्छा था कि सोशल मीडिया नहीं था तो हम लोग केवल न्यूज़पेपर पढ़ते थे, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं होते थे तब। कम ही लोग होते थे जिनको समझता था। तो आपके पास अच्छा था कि आप लिमिटेड लोगों से बात करें तो आपको समझ में आएगा। हाँ। तो वो सब बड़ी अच्छी चीज़ें थी जो अब काफ़ी चेंज हो गई हैं, काफ़ी डेंजरस हो गई हैं। और एक प्रॉब्लम होती है हम लोग के साथ कि हमको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने की अच्छे से टेक्निक नहीं पता होती ज़्यादातर लोगों को। तो मार्केट में बहुत नॉइज़ है, जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि नॉइज़ टू सिग्नल रेशियो। तो जैसे अभी लोग कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो मार्केट में सब कुछ खत्म हो जाएगा, एआई सब कर देगा, कंप्यूटर निकाल देगा। तो मुझे लगता है ना मार्केट में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब जैसे आप किसी कार के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि आप ड्राइवर को हटा दो, तो उसमें जो डेटा है, जो नॉइज़ आ रही है चारों तरफ से, उसमें नॉइज़ टू सिग्नल रेशियो बहुत अच्छा होता है। तो आपको जो परफेक्ट सिग्नल मिलते हैं कि आपको इस पे ऐसे रिएक्ट करना है और आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो। मार्केट को हम कहते हैं मल्टी फैक्टर कॉम्प्लेक्स इवॉल्विंग सिस्टम। इसको एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, तो ये तीनों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। मल्टी फैक्टर कॉम्प्लेक्स इवॉल्विंग सिस्टम। तो मल्टी फैक्टर मीन्स मार्केट किसी एक फैक्टर पे हमेशा नहीं चलता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहते हैं। एक सिंपल सिस्टम होता है कि आपने बोला कि ये इक्वेशन है x + y = 3, तब ये प्योर इक्वेशन है या कोई नॉन लीनियर इक्वेशन है, बट एक इक्वेशन है, आपको रिलेशनशिप पता है, आप x को फिट करो y निकल जाएगा। तो मार्केट में ऐसा नहीं होता, इक्वेशंस बदलते रहते हैं, कोई फिक्स इक्वेशन नहीं है। जब मार्केट में आप देखें जो पार्टिसिपेंट हैं, तो कई पार्टिसिपेंट ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि यार हमको सिर्फ दिन में 3000 रुपये कमाने हैं,
उनके लिए स्टॉक मार्केट मतलब डेली 2-3 हज़ार रुपये आज का खर्चा निकालना है। आज का खर्चा निकालना है। कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए लॉन्ग टर्म मतलब पोस्ट लंच, कि सुबह लिया और पोस्ट लंच बेच दिया मतलब लॉन्ग टर्म हो लॉन्ग गया। टर्म हो गया भैया हमारा तो। कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर स्टॉक नहीं बेचते, जी। एंड आई नो एसेट की तरह रखते हैं। हाँ, मतलब उनको बेचना ही नहीं, वो वही खरीदते हैं जो कभी बेचना ना पड़े। सो दे आर वेरी सेलेक्टिव। तो अब इतने सारे लोग मिल के अपने अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बाई एंड सेल डिसीजन कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है। फिर बाहर के फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, कंपनीज का प्रेजेंट फ्यूचर चेंज होता रहता है, उनके बिजनेस डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो एआई में और नॉइज टू सिग्नल रेशियो बहुत अच्छा चाहिए, यहाँ पे वो नहीं है, नॉइज बहुत ज़्यादा है, सिग्नल्स बहुत कम है। तो ये इसमें चैलेंज होता है कि आपको किस नॉइज को इग्नोर करना है और किस सिग्नल को पकड़ना है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक मार्केट में, और उसी के कारण थोड़ा डिफिकल्ट है। प्लस आई गेस नॉइज क्या है और सिग्नल क्या है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो शायद आपके लिए फंडामेंटल नॉइज हो सकते हैं और शायद आपके लिए आज क्या न्यूज़ आई है वो सिग्नल है, और वहीं पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए शायद आज क्या न्यूज़ है वो एक नॉइज हो सकता है, और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस क्या है उस कंपनी का वो एक सिग्नल है उसके लिए। तो नॉइज और सिग्नल काफी हद तक पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हो शेयर में। आप पोस्ट लंच वाले हो या पोस्ट जनरेशंस वाले हो, वो काफी मैटर करता है उस पे आई गेस। प्लस एआई का मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में कि एआई इसलिए भी नहीं आ सकता क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें होती है वो सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि आप क्या करना चाह रहे हो, किसी चीज़ का क्या मीनिंग निकालना है वो भी मैटर करता है ना। जैसे आपने बोला कि अभी इकोनॉमिस्ट एक पॉइंट पे बोलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट 8% एंड इंटरेस्ट रेट 5%, वो क्राइसिस हो जाता, पर शायद आज के पर्सपेक्टिव में वो क्राइसिस नहीं है। तो अगर एआई पुराने डेटा को लेकर के वो डिसीजन आज ले रहा होता तो वो तो क्राइसिस मोड में चला जाता, शॉर्ट साइड चला जाता, क्योंकि एआई तो हमेशा पुराने डेटा पे काम करेगा। बट आज के डेटा के हिसाब से तो मार्केट फ्लरिश कर रहा है, ऑल टाइम हाइज पे है मार्केट। दूसरा, मार्केट में जो है ह्यूमन पार्टिसिपेशन है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बिहेवियर का इम्पैक्ट, बिहेवियर और उनकी इमोशंस। मैं अक्सर कहता हूँ ये, जब भी चार्ट हम देखते हैं कि ये चार्ट बस ग्रीन लाइन या रेड लाइन नहीं है, ये लोगों के इमोशंस है कि वो उस वक्त क्या सोच रहे थे। जो लाखों लोग उस वक्त टर्मिनल पर बैठे हुए थे, अपने मोबाइल में ऐप खोल कर बैठे हुए थे, उनके इमोशंस क्या थे उसको दिखाने का काम वो चार्ट करते हैं। तो वही है कि इमोशन से मार्केट चलता है। तो मुझे भी नहीं लगता आपकी तरह कि एआई वगैरह कुछ इसको कैच कर पाएगा। थोड़े बहुत इम्पैक्ट आएंगे, छोटी चीज़ों में एआई काम कर सकता है। एआई इसमें काम कर सकता है कि मुझे 1 लाख शेयर खरीदने हैं तो एआई 100-200 ऐसे कर करके कुछ ऑर्डर्स लगा के वो एग्जीक्यूट करवा दे सही रेट पे। मतलब अपन उसको रोबोटिक टास्क दे सकते हैं कि ये कर दो, पर करना क्या है, थीसिस क्या है, मुझे लॉन्ग टर्म व्यू रखना है, शॉर्ट टर्म व्यू रखना है, वो तो इंसान को ही डिसाइड करना है। रोबोट नहीं आ सकता, एआई नहीं आ सकता। एनालिसिस में ये हो सकता है कि मैं बोलूं एआई को कि जाके मेरे को इस पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ के एक समरी दे दो इसकी, वो शायद वो मेरे को दे देगा, पर वो समरी का व्यू क्या निकालना है वो मैं ही निकालूं। तो हम लोग क्या कहते हैं ना, उसको एक विजडम पिरामिड बोलते हैं कि ऐसा एक पिरामिड है, उसके 4 स्टेप्स हैं। तो सबसे नीचे डेटा होता है, सेकंड स्टेप होता है डेटा का इंटरप्रिटेशन। तो उसमें हम सीखते हैं कि सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इफेक्ट कैसे समझना है, कि कई चीज़ें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती ना, उसका बहुत सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इफेक्ट होता है। तो ये साइंस है। फिर उसके ऊपर होता है थर्ड स्टेप में फ्रेमवर्क, कि आपको एक फ्रेमवर्क बिल्ड करना होता है और उसको रिफाइन करते रहना पड़ता है क्योंकि इवॉल्विंग है। तो वो स्टैटिक फ्रेमवर्क से काम नहीं चलता है, हर नई चीज़ के साथ आपको उसको इवॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो उसकी लेयरिंग करते हैं हम लोग कि एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है। तो जो जैसे थ्योरी बोलते हैं ना कि इट इज़ ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, वो आपका एक बहुत फंडामेंटल बेसिक फ्रेमवर्क हो गया। बट उसको आपको रिफाइन करते रहना पड़ता है क्योंकि वो समय के साथ इवॉल्व होता है। और फिर चौथा स्टेप होता है इमेजिनेशन, कि आप एक शेयर खरीद रहे हैं तो आप उसके फ्यूचर पे बेट कर रहे हैं। तो एक नंबर है जो हिस्टोरिकल है, एक उसका एक्सट्रापोलेशन है विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ सम फ्रेमवर्क एंड सम साइंस, कि ऐसा हो सकता है कि आपको एक इंडस्ट्री के बारे में पता है, इतनी ग्रोथ हो सकती है, इतना प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, आप थोड़ा बहुत कंपटीशन को असेस कर सकते हो। बट उसके ऊपर इमेजिनेशन आता है कि ये 5-10 सालों में इवॉल्व कैसे होगा, क्योंकि कई चीज़ें उस समय किसी को नहीं पता है कि किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का अगले 5-10 साल में क्या होने वाला है। और वो सिर्फ कंपनी नहीं, पूरे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। उसमें कंपटीशन भी है, इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री है, डिसरप्शन है। तो वो इमेजिनेशन का पार्ट है, वो आपको सोचना पड़ता है और उसके लिए कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है। अब उसमें आप गलत भी जाते हो,
क्योंकि आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते कि सोचने के बारे में, किसी को भविष्य पता नहीं है। फ्यूचर तो नहीं देख सकते। तो उसके लिए आपको रिस्क मैनेज करना होता है कि अगर हम गलत गए तो हम इससे जो लॉस होगा या एक पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए फिर एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि इफ़ वी गो रॉन्ग हाउ वी विल मैनेज इट। वो भी हम लोग करते हैं पोर्टफोलियो में, वो हम लोग को सिखाया जाता है कि रिस्क मैनेज कैसे करना है, साइजिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें। जो चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर नहीं सिखाई जाती वो यही सारी चीज़ें हैं कि ये करना ज़रूरी है मार्केट में, तभी आप लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हो। हाँ, और अच्छा पैसा कमा सकते अच्छा पैसा कमा सकते देखिए मार्केट में जनरली बुल मार्केट में सब पैसे कमा लेते हैं। हाँ। मार्केट वन वे है, लेकिन उस वेल्थ को मल्टीप्लाई कर पाना और उसको रिटेन कर पाना, मतलब आपको लॉस नहीं हो, उसके लिए थोड़ा फ्रेमवर्क, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक टेम्परामेंटल ट्रेनिंग वो जरूरी होती है। एक इंस्टीट्यूशनल मनी मैनेजर और एक नॉर्मल इन्वेस्टर में यही अंतर होता है कि ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग को कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान है किसी चीज़ के बारे में, किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर हम भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ही पढ़ते हैं। ये होता है कभी कभार कि हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है या टीम होती है तो वो थोड़ा डेप्थ में पढ़ सकती है, स्पेसिफिक डेटा मिल जाता है। करेक्ट, और हम लोग डेटा सभी के लिए अवेलेबल है, हमारे पास टाइम और टीम है। अच्छा। तो हम उसको निकाल पाते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर उसके पास जहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर अपना आधा एक घंटा दे रहा है दिन का, आप अपना फुल टाइम उसको दे रहे हो रिसर्च को। नहीं तो डेटा गूगल पे सब अवेलेबल है। अच्छा। आप आज की डेट में ऐसा कोई डेटा नहीं है जो रिलेवेंट डेटा, इन्फॉर्मेशन इनएफिशिएंसी ज़्यादा रही नहीं ज़्यादा रही नहीं, बट जो डिसिप्लिन मेथोडोलॉजी वाली बात है, जो फॉलो करना, रिस्क मैनेज करना, वो इंस्टीट्यूशनल मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। तो वो हमारा एज है, वो हमारा डिफरेंशिएशन है एक रिटेल इन्वेस्टर से, इसलिए हम लोग थोड़ा लंबे समय तक अच्छा कर पाते हैं थोड़ा। दूसरा अंतर ये होता है कि कंपाउंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग समझते नहीं है। वारेन बफेट, चार्ली मंगर कहते थे कि कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कि आप अगर 20 साल तक कंपाउंड कर सकते हो इवन एट 15%, इट्स अ ग्रेट वेल्थ क्रिएशन थिंग। बहुत सारे लोग ये वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि आप एक लेट से किसी के पास अगर 10 लाख रुपए है तो उस 10 को वो जल्दी से 20 बनाने के चक्कर पे, उस लालच में वो गड़बड़ हो जाता है। जबकि अगर आप ये सोचो कि मुझे इस 10 लाख को अगले 20 साल तक 15% से कंपाउंड करना है, तो वो आउटकम बहुत डिफरेंट हो जाता है, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। सो दैट प्रोसेस भी काफ़ी पीसफुल होता है। हाँ, करेक्ट। लोग चाहते हैं कि मैं आज मार्केट में आया हूँ, मैं 10,000 रुपये लेके आया हूँ, अब इसको मैं डबल करना है मुझे, और फिर डबल करके 1 लाख भी बनाना है, 1 लाख का 1 करोड़ बनाना है। तो इस तरह के ड्रीम्स लेके आते हैं कि जो रियलिस्टिक है ही नहीं। एक तरफ आपको एफडी में 7% या 5% का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मिल रहा है, और आप मार्केट से चाह रहे हो कि मार्केट आपको 2 महीने में 3 महीने में ही 100% की रिटर्न दे। मेरे कुछ दोस्त है, अभी तो नहीं, अभी तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई है स्पेशली कोविड के बाद, पर कोविड के आसपास काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट आ गया था, तो वो पूछते थे, अरे मैं मार्केट में मैं पैसे डाल रहा हूँ, कितना होगा? बोला हो जाएगा, अगर 1 लाख डाल रहा है तो मार्केट अच्छा चल गया यहाँ से तो ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 हो जाएगा, 20% का रिटर्न बन जाएगा। बोलता है बस इतना? बोला तुम्हें कितना चाहिए? बोला महीने का 1 लाख, अगर मैं 1 लाख अगर डाल रहा हूँ तो अगले महीने उसका 1 लाख उसके ऊपर प्रॉफिट आ जाना चाहिए। तो बोला अच्छा ठीक है, क्या बोले ऐसी चीज़ों को। मैंने एक बार एक रील भी देखी थी, आजकल बहुत सारे रील्स से लोग नॉलेज ले रहे हैं, तो एक रील देखी थी, उसमें वो बोलता है बंदा कि आपको 1 लाख से अगर 10 करोड़ बनाना है तो मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आपको अगर अपना पैसा 1000 गुना करना है ना, आपको सिर्फ 10 बार डबल करना है। और एक एक्सपायरी में 1 बार तो डबल कर ही सकते हो, तो 10 एक्सपायरी चाहिए आपको बस। हाँ, वो ऐसा बड़ा आसान लगता है, सुनने में बहुत आसान है। देखिए क्या होता है ना, जीवन में जो चीज़ें पेपर पे बड़ी आसान लगती है उनको करना बहुत कठिन होता है, और जिन चीज़ों को करना बड़ा आसान होता है वो पेपर पे बहुत टफ लगती है। वो ऐसा थोड़ा पैराडॉक्स है ये। लेकिन स्टॉक मार्केट का इतिहास 300 साल पुराना है। अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 100 साल से पुराना है, 100 साल पुराना हो गया। उन्होंने अपनी 100वीं वर्षगांठ बहुत पहले मना ली थी। आई थिंक अब तो 125 साल हो गए लगभग। तो अगर इतना आसान होता तो हमारे यहाँ गरीबी नहीं होती। बहुत सारे लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, लोगों को अवेयरनेस तो स्टॉक मार्केट की है, बट ये संभव नहीं है इतनी आसानी से। देखिए क्या है, इवेंचुअली स्टॉक मार्केट में आपका रिटर्न मोटा मोटा उसी रिटर्न के बराबर बैठेगा जो वो कंपनियां ग्रो कर रही हैं। बिल्कुल लॉन्ग टर्म में जिस रेट से वो कंपनियां ग्रो कर रही है। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहता है कि कभी गिर गया, कभी बहुत ज़्यादा चल गया। सेंटिमेंट का इफेक्ट आता रहेगा उसके ऊपर।
तो अगर कंपनियां ऑन एन एवरेज 12-15% से ग्रो कर रही हैं, उनका प्रॉफिट उससे ग्रो कर रहा है, तो उनका इक्विटी वैल्यू उससे ज़्यादा से कंपाउंड बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता। और इवेंचुअली सबका ग्रोथ रेट धीरे धीरे एक ब्रॉड लेवल थोड़ा ज्यादा मान सकते हैं कि मार्केट थोड़ा डिस्काउंट कर देता है तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर कंपनी कमा रही है 10 रुपए और स्टॉक जा रहा है 100 रुपए, हाँ। उस तरह से नहीं हो हाँ। सकता है। तो इसलिए तो शॉर्ट टर्म में वो वोटिंग मशीन है, लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है, ऐसा पुराने लोग कह गए, तो वो थोड़ा फॉलो करना चाहिए। अभी जिस तरह से मार्केट चल रहा है, स्पेशली इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जिस तरह से एक हमें तेजी देखने को मिली, क्या लग रहा है मार्केट किस तरह से हमें किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? एट अ लार्जर लेवल इज बेसिकली मैनिफेस्टेशन ऑफ जो इकोनॉमी और सोसाइटी और कंट्री में हो रहा है, वही मैनिफेस्ट होता है मार्केट में कि आपका इकोनॉमी बिजनेस कैसे अच्छा कर रहा है, आपकी कंट्री क्या कर रही है। 97 में साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस हो गया, फिर 9/11 हुआ, फिर 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, फिर 12-13 में इंडिया में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, जब हमारा इन्फ्लेशन 12-13% हो गया था, थोड़ा करेंसी क्राइसिस भी थी, फिर डीमॉन हुआ, फिर जीएसटी हुआ, फिर एनबीएफसी क्राइसिस हुई, 2 बहुत बड़ी एनबीएफसीज कोलैप्स कर गई और एक बैंक कोलैप्स हो गया, और दोनों एनबीएफसी लगभग 1 लाख करोड़ की बैलेंस शीट वाली थी, छोटी नहीं थी, और इसके बाद कोविड हो गया। तो हमने हर एवरेज 5-6 साल में क्राइसिस देखी है, और उसके बाद हम लगभग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर आप 20-25 साल में देखिए तो मार्केट लगभग मोटा मोटा 10 गुना हो गया है। तो अब इंडेक्स 10 गुना हो गया। इंडेक्स 10 गुना हो गया। अब आप अगले 10-20 साल के बारे में सोचिए, तो अब हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं। तो मेरा एक इसमें थॉट प्रोसेस है फिलोसॉफिकल, जो कहते हैं नंबर्स वगैरह, इकोनॉमी तो एक डिफरेंट चीज़ है, कि ग्रो करने के लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और उसको मैं 3C बोलता हूँ, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और कॉन्फिडेंस। तो कंट्री को भी ग्रो करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है, उसको कैपेबिलिटी चाहिए, कैपेसिटी चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम रिस्क ले सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो अब आप 1 बाय 1 इंडिया के एक पर्सपेक्टिव में उसको एनालाइज करिए कि हमारा भविष्य कैसा हो सकता है, क्योंकि ये 3 चीज़ें होंगी तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा, इकोनॉमी अच्छी करेगी तो मार्केट अच्छा करेगा। बीच में इंटरमिटेंट ऊपर नीचे चलता रहता है और छोटी मोटी क्राइसिस तो नॉइज तो रहेगी। तो कैपेबिलिटी के 3 डायमेंशन है कंट्री के पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं। पहला डायमेंशन है इंडिविजुअल लेवल कैपेबिलिटी, कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसका स्किल सेट और उसकी कैपेबिलिटी क्या है। उसके ऊपर है एंटरप्राइज लेवल कैपेबिलिटी, कि जो आपके यहाँ एंटरप्राइजेज हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो कितने कैपेबल हैं। और थर्ड है गवर्नमेंट्स की कैपेबिलिटी, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आपका कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग है। क्योंकि किसी को अगर बहुत बड़ा पैसा डालना है तो वो तीनों चीज़ें देखता है। बिल्कुल। इंडिविजुअल लेवल कैपेबिलिटी की हमको कभी प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे देश में बहुत काबिल लोग हैं, वी आर वेरी रिलेटिवली। दुनिया भर के सीईओज देख लो तो हमें पता चल जाता है कितने काबिल लोग। आप वैसे भी जमीन पे जाके देखिए, आपको लोग काबिल मिलेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से हसल बिजनेस करके, स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, सारी मतलब स्मार्ट लोग हैं इंडिया में, मेहनत कर सकते हैं, मेहनती मेहनती लोग लोग हैं। आई वुड रेट विथ माई एक्सपीरियंस, मेरा कंक्लूजन है कि वी आर फार बेटर देन वेस्टर्न वर्ल्ड एज फार एज इंडिविजुअल कैपेबिलिटी इज कंसर्न। अगर आप कलेक्टिव सोसाइटी को देखिए ना, तो वी आर एक्सट्रीमली कैपेबल पीपल। बट उसको अच्छे से मैनिफेस्ट होने के लिए एंटरप्राइज कैपेबिलिटी चाहिए और एक अच्छा गवर्नेंस फ्रेमवर्क चाहिए, तब वो मैनिफेस्ट होके आता है ऊपर। तो 1991 तक हमारे यहाँ एंटरप्राइज कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड थी। हमारे पास गिनी चुनी अच्छी बड़ी प्राइवेट कंपनीज थी, वो भी बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स में। बट उसके बाद हम लोगों ने कोशिश करनी चालू की कि डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट एरियाज में हम कंपनीज बनाएं। और आज पिछले 20-25 सालों में हमारे पास अक्रॉस सेक्टर्स वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, आईटी, फार्मा, बैंकिंग। लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि बैंकिंग और उसकी टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस में वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सारी बैंकिंग आईटी सर्विसेज इंडियन आईटी कंपनीज ही दे रही है। हाँ, और हम लोगों का जो मतलब हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री का जो टेक्निकल एडॉप्टेशन हुआ है वो बहुत फास्ट हुआ है, बिल्कुल फास्टर देन वेस्टर्न वर्ल्ड। डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया ने बहुत अच्छा लीप लिया है। यूपीआई, करेक्ट, ये तो मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ हो गई थी हमारे लिए, जिसमें वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड। बट जैसे वेस्टर्न बैंक्स में आप जाएंगे, उनके टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिटी देखेंगे और हमारे बैंक्स की देखेंगे, आप देखेंगे एट पार है, कोई फर्क नहीं है। ट्रांजैक्शन में कितना टाइम लग रहा है, कितना क्विकली चीजें हो रही है, वी आर जो अडॉप्ट हमने काफी बहुत जल्दी किया और उसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया, तो उससे प्रोडक्टिविटी गेन होता है, आप फास्टर ग्रो कर सकते हैं। बिजनेस स्पीड बढ़ती है आपकी चीजें करने की। फार्मा इंडस्ट्री में वी आर वर्ल्ड क्लास। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई केमिकली सिंथेसाइज्ड ड्रग होगा जो इंडियन कंपनीज ने ना बनाया हो, वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो। या बनने के बाद अब मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे।
हाँ मतलब हम लोग कई ऑफ पेटेंट जेनेरिक बनाते हैं बट हम बना देते हैं हाँ, क्योंकि एग्जैक्ट मोटा मैं वही उसी के ऊपर आ रहा था। सेम चीज़ कोविड में हमने देखी वैक्सीन के अंदर। एक्चुअली उससे पहले ही हमारी फार्मा इंडस्ट्री बहुत जोरदार थी, बहुत शानदार। तो कई ऐसे ड्रग हैं ना जिनकी 50 या 52 स्टेप्स होते हैं बनाने के, दे आर सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स केमिकली सिंथेसाइज्ड ड्रग। वो दुनिया में कोई नहीं बनाता बट हमारी कंपनियां इंडिया में बनाती हैं एंड दे सप्लाई टू द वर्ल्ड। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा। और तो अक्रॉस द बोर्ड हमने ऑटो सेक्टर में वर्ल्ड क्लास कंपनीज क्रिएट करी। आज से 20 साल पहले अगर आपको महंगी गाड़ी खरीदनी हो तो आप फॉरेन ब्रांड ही प्रेफर करते थे, क्योंकि इंडियन कंपनीज के मॉडल्स, उनके फीचर्स, ना सेफ्टी ना फीचर, उस तरह का कुछ नहीं था, वो सब इवॉल्व हो गया। बिल्कुल। राइट, तो वो इंटरप्राइज कैपेबिलिटी हमने बहुत बिल्ड कर ली है। नाउ वी रन वर्ल्ड क्लास कंपनीज, लार्ज ग्लोबल कंपनीज, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। हम लोगों ने जब करियर शुरू किया लेट 90s अर्ली 2000 में, जब इंडिया में कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता था तो हर कंपनी को जाके एक बाहर की एक बड़ी कंपनी से ज्वाइंट वेंचर करना पड़ता था वो क्वालिफिकेशन लाने के लिए, क्योंकि हमारे किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया था। तो आपको कैसे पता इतना बड़ा ब्रिज कैसे बनता है या इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनती है। आज हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, खुद बनाते हैं। आज हमारी एल&टी आती है, बना के चली जाती है। बहुत सारी और कंपनियां एक्चुअली, सिर्फ एल&टी छोटी हाँ, कंपनियां भी छोटी हैं कंपनियां भी जो बहुत अच्छा बड़ा काम करी। तो ये कैपेबिलिटी डेवलप हुई है और उसमें लोगों को अच्छा कॉन्फिडेंस आया। जो इसके एक थर्ड डायमेंशन होता है वो गवर्नेंस। तो एक जब आप सोशलिस्टिक इकोनॉमी से एक कैपिटलिज्म ड्रिवन इकोनॉमी में ट्रांजिट होते हो तो उसको गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में समझने में बड़ा टाइम लगता है। क्योंकि आप सोचो ना कि एक 40-50 साल से ब्यूरोक्रेसी एक सर्टेन तरीके से काम करती आ रही है, सरकार एक तरीके से सोचती आ रही है, अब उसको एक कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से सोचना है कि कोई लाइसेंस कोटा राज नहीं होगा, जिसको जो मर्जी आए वो करे, सब कुछ फ्री होगा, सब कुछ ओपन होगा। तो ब्यूरोक्रेसी की मेंटालिटी चेंज होना जरूरी है। मेंटेलिटी के अलावा कंट्रोल छोड़ना है थोड़ा। सरकार जो होती है ना वो रूल्स पे चलती है जी। अब आपको सारे रूल्स ऑफ द गेम चेंज करने हैं कि भाई ये इंडस्ट्री पहले कैसे काम करेगी। एक सेट रूल था कि हम ये स्टेप हम अपना लाइसेंस देंगे और उसके बाद ये स्टेप होंगे। अब पूरा पैराडाइम चेंज हो गया कि सब कुछ प्राइवेट होगा, सब कुछ ओपन होगा, तो उसके कंट्रोल मैकेनिज्म, उसके अप्रूवल मैकेनिज्म सब कुछ डिफरेंट हो गए। तो उसी के कारण हमारे यहाँ बहुत लिटिगेशन हुए। अगर आप देखिए टेलीकॉम को लेके, कोल को लेके, सब बहुत ज़्यादा लिटिगेशन हुए। बहुत सारा इधर उधर की चीज़ें ही, कुछ की स्कैम हो गया है, ये हो गया। तो उन सबको भी स्टेबल करने में बहुत टाइम लगा। और फिर हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत प्रॉब्लम में आ गया था पिछले 10 सालों में। अगर आप देखें 2007-8 के बाद, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एनपीएस बहुत बढ़ गए थे। जो अभी सब कुछ अच्छा है, बैंकिंग सिस्टम का हेल्थ बहुत अच्छा है। तो अगले 10-15 सालों के लिए हम लोग बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड हैं। और गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। उसकी जो एडॉप्टेबिलिटी होती है कैपिटलिज्म की वो बहुत अच्छी है। दूसरा, गवर्नमेंट की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने डिजिटल पे बहुत इन्वेस्ट किया है जी। आज गवर्नमेंट का टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, तो उससे उनकी इफिशियंसी, पेनिट्रेशन सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये तीनों डायमेंशन कैपेबिलिटी के बहुत स्ट्रांग है। तो दिस इज फर्स्ट थिंग दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि इसके कारण हम अगले 10-15 सालों में, 20 सालों में बहुत अच्छा करेंगे। ऑफ कोर्स कैविएट, हर बीच में इंटरमिटेंटली प्रॉब्लम आएगी, वो आती रहेगी, बट हमने पिछले 20 सालों में भी प्रॉब्लम देखे हैं, झेला है, अभी आगे भी झेलेंगे। प्रॉब्लम इन्वेस्ट करने का एक मौका देती है। करेक्ट करेक्ट। दूसरा होता है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के 2 डायमेंशन है, एक है फिजिकल कैपेसिटी और एक है फाइनेंशियल कैपेसिटी। दोनों चीज़ों की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। 20-25 साल पहले हम लोग जब पढ़ते थे, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो वहाँ 6-6 घंटे बिजली जाती थी। तो ऐसे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो पिछले 20 सालों में उसमें बहुत काम हुआ है। अब आप रेयरली कहीं सुनेंगे कि आप 10 घंटे 12 घंटे बिजली जा रही है। सड़कें नहीं थी, पोर्ट कैपेसिटी नहीं थी, उन सब पे बहुत काम हुआ है। और ये इंफ्रा पे काफ़ी काम है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि चाइना ने इतनी जल्दी इतना ग्रो क्यों किया, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त वर्ल्ड क्लास इंफ्रा बनाया। वर्ल्ड क्लास क्या कहें, बेटर देन वर्ल्ड। बिल्कुल, चाइनीज इंफ्रा इज लाइक बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उससे बायर्स को बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, आपकी इफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि आप हर जगह तो हर चीज़ नहीं बनाओगे। सपोज कीजिए कि कोई यूरोप से आया कोई बिजनेसमैन, उसको इंडिया में 100-200 मिलियन डॉलर की चीज़ें हर साल खरीदनी है। अब वो जब देखता है कि पोर्ट में कैपेसिटी नहीं है, सड़कें नहीं है, तो उसको ये तो पता है कि आप अच्छा सामान बना दोगे, बट वो सामान हर महीने मेरे को टाइम पे डिलीवर होगा कि नहीं, इसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसको। प्लस एक कंट्री की इमेज से भी एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग जो होती है। करेक्ट। तो वो अब सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन प्लेस हैं।
ऐसा नहीं कि हमारा इंफ्रा एकदम बहुत अच्छा हो गया है, अभी भी बहुत जरूरी है काम करना, बट हो रहा है, इम्प्रूव बट हो रहा है, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है। और अब गवर्नमेंट भी उसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। जी। हम पहले सड़कें कम बजट की बनाते थे ना, 2000, 2500, 3000 करोड़ की सड़कें बनती थी तो हम बोलते थे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जी। अब हम एक सड़क बना रहे हैं जो 1.25 लाख करोड़ की है। हाँ। एक सिंगल प्रोजेक्ट इज 1.25 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। तो वो सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो फिजिकल कैपेसिटी में हमने बहुत काम किया है। पहली बार शायद ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ की पोर्ट कैपेसिटी हमारे यहाँ स्पेयर है, सो वी हैव मोर कैपेसिटी देन डिमांड। तो ये हेल्प करती है हमको ग्रो करने के लिए। फिर होती है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए, तब तो आप ग्रो करेंगे, आप बिजनेस कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोनों साइड से, बैंकिंग साइड से, प्राइवेट बैंक्स के आने से और आरबीआई के बड़े फेवरेबल और एकोमोडेटिव रेगुलेशन के कारण क्रेडिट नीचे तक बहुत पर्कुलेट हो रहा है। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छी हुई है, एनबीएफसीज को बहुत प्रमोट किया गया है, उनको बहुत सपोर्ट दिया गया है, बैंक्स को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तो पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक सब कुछ है। प्राइवेट बैंक सब बहुत बड़े हो गए हैं, उनको बैलेंस शीट में बहुत स्ट्रेंथ है, एनपीएस बहुत कम हो गए हैं। तो एक फाइनेंशियल कैपेसिटी हमारे पास। आज इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फंड्स अवेलेबल हैं जी। जो एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं। और स्टार्टअप को सपोर्ट करना, इन्वेस्ट करना हमारा एक एक्सेप्टेड कंसेप्ट हो गया है, कंसेप्ट हो गया। जो पहले नहीं होता था। पहले लगता था कि बहुत रिस्की है, नहीं करना चाहिए, वो हो रहा है। इंडिया में लोग प्राइवेट इक्विटी फंड्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे इक्विटी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। प्लस थोड़ा स्टॉक मार्केट का कल्ट तो बहुत अच्छा हो गया है, तो लोगों को आईपीओ में अच्छा पैसा मिल रहा है, कंपनियां पब्लिक हो रही हैं। तो ये जब सो कैपिटल वगैरह रेज होगा तो इसका एक ग्रोथ इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है। कैपिटल रेज करना आज आसान हो गया है स्टार्टअप्स के लिए, कंपनियों के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमी में और ज़्यादा पैसा आ रहा है। हाँ, तो इसका एक फॉलो थ्रू इम्पैक्ट होता है 5-10 साल में, जो आपको दिखता है, इमीडिएटली नहीं दिखता उसमें, बट थोड़ा टाइम लगता है, बट होता है ये। और तीसरा एस्पेक्ट होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में 2 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। एक, हाउ यू डील विथ क्राइसिस। इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू विल डील विथ क्राइसिस इजिली। और दूसरा होता है हाउ मच रिस्क यू कैन टेक, हाउ रिस्क टेकर यू आर। क्योंकि जब आप रिस्क अफोर्ड भी कर सकते हो तो जब आप रिस्क लोगे तो आप ग्रो करते हो। बहुत गलत भी जाते हैं, बट लेकिन ग्रो करने के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है। 10 लोग रिस्क लेंगे। स्विट्जरलैंड की तो पूरी साइकोलॉजी है ना, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो वो सबसे बड़ा रिस्क है। करेक्ट। तो 10 लोग अगर रिस्क ले रहे हैं, 2 लोग भी सक्सेसफुल हो गए, उनका एक लर्निंग कर्व होता है। जो बाकी 8 सक्सेसफुल नहीं होते उनका एक लर्निंग कर्व होता है, जो एज ए सिस्टम बहुत हेल्प करता है। जैसे स्टार्टअप्स में बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, जनरली 90% स्टार्टअप फेल्स, बट वो जो लर्निंग कर्व होता है उसका सोसाइटी को बड़ा फायदा होता है कि ठीक है, अब आप कुछ और करोगे तो गलतियां दोबारा नहीं करोगे। और जो 90% फेल हुए हैं वो कितने लेसन सीख के गए हैं, जो आगे जो भी वो वेंचर करेंगे वहाँ वो उसको इम्प्रूव करेंगे। और फिर एक कल्चर बन जाता है, लोगों में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, हम भी कुछ और सोच सकते हैं। तो लोग धीरे धीरे डिफरेंट सोचना चालू कर देते हैं, तो उसका एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम इम्पैक्ट आता है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव हैं। शायद कोविड में ऐसा पहली बार हुआ कि हम किसी के पास मदद मांगने नहीं गए एज अ कंट्री। इनफैक्ट बहुतों की मदद करी। करेक्ट। तो हमने सब कुछ डील कर लिया अपने से कि हाँ ठीक है, लॉस हुआ हमको, बहुत ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ, दैट वाज वेरी सैड, बट स्टिल वी सर्वाइव्ड एंड वी कुड हैंडल इट। और बाकी दुनिया से हमने काफ़ी अच्छा उसको मैनेज भी किया, उस क्राइसिस को, और इस बड़ी पॉपुलेशन के साथ। करेक्ट, दैट्स अ वेरी ह्यूमंगस थिंग। आप इंटरप्राइज लेवल पे कॉन्फिडेंस देखिए तो 20 साल पहले हर कोई बहुत जल्दी रोने लगता था कि हमको प्रोटेक्शन चाहिए फॉरेन कंपनीज से। आप कुछ तो करो, डोमेस्टिक कंपनीज अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप हमको प्रोटेक्शन दो, फॉरेन कंपनीज को इतने ज़्यादा मत आने दो। अब ऐसा कोई नहीं बोलता है, आप सब बोलते हैं हाँ आने दो, हम देख लेंगे। कंपटीशन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडियन कंपनीज आर थ्राइविंग, कंपीटिंग। हम बाहर जाके भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छोटी छोटी कंपनियां, ऐसे आपको 300-400 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियां मिलेंगी जो 15-15 कंट्रीज में अपना बिजनेस कर रही है, वहाँ पे भेजें। सो दिस टेल्स यू द कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस आने से क्या आप रिस्क टेकिंग कर पाते हो, रिस्क टेकिंग से इवेंचुअली ग्रोथ आता है। आप बहुत अच्छे हो बट आप रिस्क नहीं लोगे तो ग्रोथ नहीं होगा। सो ये जो 3 डायमेंशन है, इन पे मुझे लगता है कि नाउ वी आर वेल प्लेस्ड। ऑफ कोर्स हमारा जो एक इकोनॉमिक डैशबोर्ड है वो तो अच्छा ही है कि हमारे पास डेमोग्राफी बहुत अच्छी है, ये सब है, ग्रोथ हो रही है, वी आर पर कैपिटा इनकम लो है तो हमारे पास बेस इफेक्ट है। बट जो एक फंडामेंटल रीजन होता है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री तभी ग्रो करती है जब वहाँ पे एक कैपेबल स्किल पॉपुलेशन हो, क्वालिटी ऑफ पीपल। तो जब वो कैपेबल स्किल
लॉ अबाइडिंग सोसाइटी क्रिएट होती है तो ग्रोथ अपने आप हो जाती है। और जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते हो आपकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, उसका ग्रोथ रेट बढ़ता जाता है क्योंकि आप ज़्यादा बेटर काम कर पाते हो। तो वही हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है अगले 10-20 साल, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, पिछले 10-20 सालों से अच्छे होंगे। मेरा जो खुद का एनालिसिस कहता है कि अगर हम देखें आजू बाजू तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल है चाइना। और चाइना ने जिस तरह से 2000 से लेकर 2010 के बीच में जिस तरह से ग्रोथ लाई थी, मुझे लगता है कि इंडिया अभी उस स्टेज पर आया है जहाँ पे आप 2021 से लेकर 2035 का पीरियड देख सकते हो। वहाँ पे आप उस तरह की, उतनी बड़ी तो नहीं पर उस लेवल की आसपास की ग्रोथ जो है आप इंडिया में ला सकते हो। वहाँ पे आपकी इंडिया की जो असली स्टोरी है वो लिखी जानी है। हाँ, और अभी 25 सालों तक तो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन 100% ग्रो करने वाली है, उसके बाद शायद धीरे धीरे पीक आउट होना चालू होगी। तो अगर हम बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखें, गवर्नेंस फ्रेमवर्क हमारा ख़राब नहीं हो और कोई बहुत बड़ी ग्लोबल क्राइसिस ना हो, क्योंकि हम अभी भी थोड़ा इमर्जिंग मार्केट हैं तो, और इम्पोर्टिंग नेशन है, हमारा नेट इम्पोर्ट होता है तो करेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर कोई बहुत बड़ी ग्लोबल क्राइसिस नहीं होती तो वी आर ऑल सेट। ऑफ कोर्स हम चाइना की ग्रोथ मैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टमेटिक डिफरेंस है, वहाँ का कल्चर, सोसाइटी, गवर्नेंस बहुत डिफरेंट है हमारे से। और आई गेस चाइना ने वो जो ग्रोथ की थी अब उसके साइड इफेक्ट भी उनको दिखना शुरू हुए, जिस कह सकते हैं कि स्टेरॉइड ले लेकर वो बॉडी बनाई गई थी, अब उसके जो साइड इफेक्ट्स है आपको दिखना शुरू हो चुके हैं। थोड़ा फटीग तो हो जाता है, इतना फास्ट आप ग्रो करेंगे, बट दे डिड ए ग्रेट जॉब। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को गरीबी से निकालना, 20-25 सालों में $2000 पर कैपिटा को $12000 पर कैपिटा पहुंचाना, इट्स अ ग्रेट थिंग, अनबिलीवेबल है। आई डोंट थिंक एनीबडी इन द वर्ल्ड हैज डन इट सो फास्ट, सो वेल। पर उसके आसपास हम जरूर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग अगर 6-7% ग्रोथ भी मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छा है। तो सर, इन सब चीज़ों को देखते हुए ग्रो एएमसी का इक्विटी को लेकर के क्या फिलॉसफी रहती है और क्या आप लोग विजन देखते हैं? देखिए, हम लोग जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। दैट इज़ अवर सोल ऑब्जेक्टिव, कि वी शुड बी नोन एज अ इन्वेस्टमेंट हाउस जिसने लोगों के लिए बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया। तो हम लोग ऐसा कोई पर्टिकुलर थ्योरी पे बेस्ड नहीं है कि हमको केवल ग्रोथ करना है या केवल वैल्यू करना है। रिजिड नहीं है, रिजिड नहीं है हम लोग। वी आर ओपन टू एवरीथिंग, जहाँ पे भी वेल्थ क्रिएशन पॉसिबिलिटी है, जहाँ हम अपने इन्वेस्टर के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन रिस्क भी है, तो रिस्क मैनेज करना है। तो हमने क्या किया है कि हम एकदम फंडामेंटल लेवल ऑफ इन्वेस्टिंग है कि भाई इन्वेस्टिंग है क्या। तो इन्वेस्टिंग का बेसिक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, कि आप एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छी मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करो, उसको ढंग से वैल्यू करो और उसको अच्छे से पोर्टफोलियो में साइज अप करो। साइज अप मतलब कि आपको कितना वेट रखना है। अब इन तीनों फैक्टर्स में रिस्क है, तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करोगे। तो हमने अपने 4 पिलर बना लिए कि पीपल, पोटेंशियल, प्राइसिंग मतलब वैल्यूएशन और पोजिशनिंग। और अब आपकी अपॉर्चुनिटी भी यही चारों फैक्टर ड्राइव करते हैं और आपको रिस्क भी यही चारों फैक्टर ड्राइव करते हैं। तो इसमें हर फैक्टर में हमको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और एक रिस्क ढूंढना है और उसको मैनेज करना है। तो पीपल में क्या रिस्क है कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट है या जो प्रमोटर है उनकी कैपिटल, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, सो दैट जो वेल्थ, वो जो अच्छा काम करे उसका वेल्थ क्रिएशन हो। प्रॉफिट का मार्केट कैप में कन्वर्जन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंटीग्रिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो हम उस चीज़ को चेक करते हैं। वो शेयर होल्डर को वैल्यू देना भी चाहते हैं या खुद के लिए कर रहे हैं? करेक्ट। तो वो एक रिस्क है, तो वो पहले वो रिस्क देखते हैं और वो रिस्क हम कभी नहीं लेंगे, तो नो टॉलरेंस। देन पीपल का दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो वेल्थ क्रिएट करता है कि कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट होना चाहिए, उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तब वो ग्रोथ ड्राइव करेंगे, तब वो अच्छा एग्जीक्यूशन करेंगे, बिजनेस में ग्रोथ होगी और आपके लिए इक्विटी वैल्यू क्रिएट होगा। तो वो भी रिस्क हम देखते हैं कि कैपेबिलिटी कितनी है। सो पीपल या मैनेजमेंट में ये 2 चीज़ें हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी है और एक रिस्क है, इसको यहाँ पे मैनेज करते हैं। फिर दूसरा है पोटेंशियल, कि बिजनेस कैसा है, उसमें पोटेंशियल कितना है, तो उसकी स्केलेबिलिटी क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें ग्रोथ तो होती है बट प्रॉफिट नहीं आता, कैश फ्लो नहीं आता, तो उसमें इक्विटी वैल्यू क्रिएट नहीं होता। और फिर 10-10 साल तक हम देखते हैं शेयर वैसे के वैसे रह जाते हैं।
तो उसको एसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ बिजनेस, उसकी स्केलेबिलिटी, उसका पोटेंशियल। इक्विटी आप खरीदते हो ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉफिट के लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी होना ज़रूरी है, अच्छी आरओई कैश फ्लो होना चाहिए। और तीसरा है प्राइस, कि हम क्या वैल्यू दे रहे हैं। तो हर अच्छे बिजनेस की जो भी अच्छा है उसका एक अप्रोप्रिएट वैल्यू है। वैल्यूएशन थोड़ी आर्ट होती है, इट्स नॉट अ परफेक्ट साइंस, बट उसको एसेस करना हर बार की प्राइस वर्सेस वैल्यू, तो ये एक हमारा थर्ड पैरामीटर है। और फोर्थ है साइजिंग, कि हम पोजिशनिंग कैसे कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, उस पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये 4 पिलर हैं हमारी फिलोसफी के। सब कुछ अच्छा आइडेंटिफाई कर लिया और पता चला कि बहुत छोटी सी पोजीशनिंग Correct. करके बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट। और फिर जब वैल्यूएशन डायनामिक्स, प्राइस वर्सेस वैल्यू ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो थोड़ा चर्न करना है, साइजिंग चेंज करनी है, उससे भी रिटर्न पे असर पड़ जाता है, वेल्थ क्रिएशन। बिल्कुल। सो ये बेसिक हमारी फिलोसफी है। दूसरा हमारा ये ध्यान है कि हमारी बहुत कस्टमर फोकस ऑब्जेक्टिव है हमारे, कि वो करो जो इन्वेस्टर के लिए अच्छा हो। तो हम बहुत बार अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि हमको अभी कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए। तो जैसे अभी हम जो अगला प्लान है हमारा, कि हम एक BFSI फंड लॉन्च कर रहे हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। तो वो इसीलिए क्योंकि हमको लगा कि ये सेक्टर अभी इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, और पिछले 1-2 सालों से बहुत ज़्यादा एट अ ब्रॉडर लेवल परफॉर्म नहीं किया है, और थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस ही है। वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई है पोस्ट कोविड, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। और फाइनेंशियल सेक्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि ग्रोथ के लिए फाइनेंस चाहिए, और ग्रोथ होने के बाद वो फाइनेंस का ग्रोथ करती है, क्योंकि वो आपको कैपिटल चाहिए, कैपिटल से आप बिजनेस करते हो, फिर वो बिजनेस से किसी की इनकम बनती है, इनकम से सेविंग होती है, फिर से वो साइकिल चालू हो जाता है, तो एक वर्चुअस साइकिल बनता है, बूस्ट मिलता रहता है, तो वो मल्टीप्लायर होता है। तो अगर अगले 10-15 सालों में अगर अच्छा ग्रोथ होता है, और हमको लगता है कि होगा इंडिया में, तो उससे फाइनेंस सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और बड़ा ब्रॉड सेक्टर है ये, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बैंक हैं, NBFCs हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फिनटेक्स आ रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट के अराउंड कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें आप बेनिफिट कर सकते हैं, और ब्रॉड सेक्टर है। जनरली बहुत नैरो सेक्टर में इन्वेस्टर्स को साइक्लिकलिटी बहुत होती है, कि उसमें तेजी आई, बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर मंदी हो गई। तो ये ब्रॉड होने के कारण आप थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम कर सकते हैं। और हेल्थ अच्छी है तो वैसे भी वोलेटिलिटी के एस्टिमेट हमको ऐसा लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो हम ये अपने आप से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि इन्वेस्टर के लिए क्या अच्छा है, आप वो करिए, तो लॉन्ग टर्म में सबका, हमारा भी बेनिफिट होगा, उनका भी बेनिफिट होगा। जो हमारे व्यूअर है उनमें से काफ़ी सारे लोग जो है अभी अभी जॉब करना शुरू किया, कोई 25 ईयर्स का है, तो कहा जाता है कि अगर आप जॉब करना शुरू कर रहे हो, अर्न करना शुरू कर रहे हो, तो उसी के साथ आप म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाइए। तो वो जो बंदा है जो 25 साल का है, उसने अभी जॉब करना शुरू किया है, उसको किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसकी फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, किस कैप में डालना चाहिए, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो देखिए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, और थैंक्स टू सपोर्ट ऑफ रेगुलेटर्स एटसेट्रा अब आप 500 रुपये भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अब इन्वेस्टिंग इसकी जिसके पास बहुत पैसा है वही करे, आप छोटे पैसे की भी SIP कर सकते हो, के लिए बनाई गई है। हाँ, बहुत डेमोक्रेटिक हो रहा है। और हम लोग तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना डिजिटल कर सके प्रोसेस को, जैसे KYC वगैरह है, उससे क्या होता है कि हर्डल नहीं रहे, कॉस्ट कम हो जाती है। तो हम लोग तो अब कोशिश कर रहे हैं कि आप 20 रुपये 100 रुपये की भी SIP कर पाओ। हमारे कई फंड्स में आप 10 रुपये की भी SIP कर सकते हो, तो जो बिल्कुल ही शुरुआत कर रहे हैं, जिनकी सब अपना एक पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, धीरे धीरे वेल्थ बना सकते हैं। और कंपाउंडिंग का बड़ा बेनिफिट होता है। आप जो आज 100 रुपये 500 रुपये महीने जोड़ रहे हो, वो 15-20 साल बाद आपके लिए एक रीजनेबल सम हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो नया शुरू कर रहे हैं, जिनके पास नई इनकम आ रही है, कि आप सेविंग करिए और इन्वेस्ट करिए इक्विटीज़ में, और मैं प्रेफर करूँगा म्यूचुअल फंड में करिए। दूसरा क्या है कि आप टाइम के हिसाब से बकेटिंग करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम, कि आपके पास समय कितना है। कि सपोज कीजिए आपके पास 100 रुपये है, अब आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि इस 100 रुपये में से कितना पैसा मैं 2-3 साल में मुझे ज़रूरत पड़ेगी, कितने पैसे को मैं 5 साल के लिए छोड़ सकता हूँ, कितने पैसे को मैं 10 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ सकता हूँ। कोई भी ज़्यादा छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आपकी इमीडिएट ज़रूरतें क्या है, ज़रूरतें कैसे। थोड़ा एक बार बैठ के पेन पेपर पे आप प्लान करिए
तो अगर 100 रुपये में आपको लगता है कि 50 रुपये में 5, 8, 10 साल के लिए छोड़ सकता हूँ, तो उसके लिए आप मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स लीजिए। ओके। स्मॉल कैप फंड्स मैं रिकमेंड करूँगा 8-10 साल के व्यू से खरीदिए, तब आपके अच्छे पैसे बनेंगे। और सिक्लिकलिटी से भी बच पाएंगे। हाँ, सिक्लिकलिटी वोलेटिलिटी का एक ही जवाब है, टाइम। अगर आप टाइम होराइजन बढ़ा दें तो वो एवरेज आउट हो जाता वो है। एवरेज आउट हो जाता है। और आपको ये पहले से अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि भाई ये लंबे समय के लिए है, क्योंकि स्मॉल कैप्स बहुत वोलेटाइल होते हैं और बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे तो सडनली डबल आप भी हो जाएंगे, आधे भी हो जाएंगे। हाँ आधे भी हो जाएंगे। वो एक साल आपको दिखेगा 50-100% रिटर्न बन गया और सडनली उनमें 40-50% का फॉल भी हो जाएगा। तो उससे डरना नहीं, वो ऐसे ही होता है और ग्लोबली ऐसा होता है। मतलब ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, हर जगह ऐसे ही होता है। छोटी कंपनियां होती हैं, कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता है, तो उसको आपको लंबा समय देना पड़ेगा, तो आपकी वोलेटिलिटी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। म्यूचुअल फंड्स में अच्छा होता है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है, थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करके सभी लोग ऑलरेडी मैनेज हो जाता है। हाँ, तो थोड़ा आपका रिलेटिवली रिस्क मैनेज हो जाता है बजाय डायरेक्ट करने के। डायरेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा भी लॉस हो सकता है। जो पैसा आपको 3-1 साल तक के लिए छोड़ना है उसको आप या तो लार्ज कैप करिए या हाइब्रिड करिए। ओके। जो पैसा आप 3 साल तक के लिए छोड़ सकते हैं उसको लार्ज कैप या कि हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। 3 to 5 ईयर्स का अगर आपके पास टाइम होराइजन है, उस पैसे को आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स में डालिए। 5 ईयर प्लस ही आप मिड कैप या स्मॉल कैप सोचिए। स्मॉल कैप के लिए तो 8 ईयर प्लस वो जरूरी है, उसको टाइम देना जरूरी है। छोटी कंपनियों को बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी कंपनियां फेल हो जाती हैं, बहुत सारी कंपनियां सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, बहुत सारी कंपनियां कोलैप्स हो जाती हैं जी। तो स्मॉल कैप में वो सब रिस्क है। तो इसीलिए उनको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आपको समझ में आता है धीरे धीरे हम लोगों को भी कि कहाँ अच्छा काम हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंगली हम पोर्टफोलियो चेंज करते हैं। तो आप भी उतना समय देंगे तो अच्छा रहेगा। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड के बारे में सोचें, प्रोडक्ट के बारे में, तो आप सबसे पहले टाइम होराइजन पूछें अपने आप से कि आपके पास टाइम कितना है उस पैसे के लिए, और उसके बाद बकेटिंग करें। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास, हम लोग के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोडक्ट हर एक के लिए है, उसकी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है जी। फिर आपकी फेज क्या है, कोई अगर रिटायरमेंट के करीब है तो उसको अपनी बकेटिंग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। जो आज 22-25 साल के लोग हैं उनको अपनी उनको अलग बकेटिंग, तरीके से। उनके पास समय है बहुत। जी। और कंपाउंडिंग का ध्यान रखें कि आप इन्वेस्ट करते रहें, वो बहुत जरूरी है। बाजार में समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम। हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन मार्केट, टाइमिंग नहीं है। देखिए बाजार को कोई टाइम नहीं कर पाता। बिल्कुल। हम लोग भी गलत जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने गलतियां नहीं की हैं। बाजार में बहुत सारे एक्सपर्ट जो सुपर एक्सपर्ट है वो लोग भी गलत चले जाते हैं। तो टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लम होती है। और दूसरा क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है हमें कि अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो हमको अगर सपोज कीजिए कि 10 किलो की खुशी मिलती है तो जब हम 100 रुपये गंवाते हैं तो जो दुख होता है वो 20, 25, 30 किलो के बराबर होता है। फिर आपका डिसिप्लिन टूट जाता है। तो बाजार में आपको टाइम नहीं करना है, टाइम देना है। टाइम देना है। बाजार आपसे केवल समय मांगता है ना, आपको तो और कुछ अनलेस एंड अनटिल आप पोस्ट लंच वाले हैं थोड़ा फिर पैसे भी लग जाते हैं। ये एक काफ़ी डिबेट चलती है कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए या एक्टिवली मैनेज में किया जाए। उसमें भी डिबेट दो तरीके से होती है कि तो इंडेक्स में आपको स्ट्रेस फ्री आप रहते हो, आपको कभी डाउट नहीं होता कि मैं गलत म्यूचुअल फंड में तो नहीं चला गया। वहीं पे एक्टिवली मैनेज में अगर कोई बंदा आपके लिए एक्टिवली मैनेज कर रहा है तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन या रिटर्न के चांसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है? देखिए एक्चुअली एक फेज था ऐसा जब इंडिया में एक्टिव फंड मैनेज फंड्स में थोड़ा अल्फा कम बन रहा था, स्पेशली ऑन द लार्ज कैप साइड। मिड कैप स्मॉल कैप में तो ठीक ठाक अल्फा बना है पिछले 5-10 सालों में। और जैसा मैंने कहा कि आपको एक्टिव फंड मैनेजर्स को थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, 1-2 साल 3 साल लार्ज कैप फिगर आउट करने स्मॉल कैप में। हाँ, कि क्योंकि हर पोर्टफोलियो आप हर 6 महीने के हिसाब से नहीं बना सकते हो। थोड़ा रिटेल के लिए एक रिस्क मैनेज्ड पोर्टफोलियो भी हम बनाते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये रखनी पड़ती है कि आपको लॉस कम हो या मिनिमम हो। तो हम थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एकदम हॉरिबल मिस्टेक ना हो ये कोशिश करते हैं। ड्रॉ डाउन ज़्यादा ना हो। हाँ, तो एक हम उसको कहते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल रिस्क, वो आपको नहीं जाना है, राइट। तो उसके कारण भी कई बार यूफोरिया में या बहुत ज़्यादा जब वन साइडेड मार्केट या बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड मार्केट हो जाता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और मार्केट में 1 ही 2 सेक्टर बहुत चल रहे हैं या 4-5 स्टॉक ही बहुत चल रहे हैं, तो एक अंडर परफॉर्मेंस आ जाता है। तो मुझे लगता है कि देखिए एक दूसरा एक हो कि अगले 5-10 सालों में इंडिया में बहुत सारी कंपनियां लिस्ट होंगी
तो फंड मैनेजर्स के लिए अल्फा जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप उसमें से पिक एंड चूज़ कर पाएँ। और जनरली जब इकोनॉमी ठीक ठाक ग्रो कर रही होती है, एक कंटिन्यूसली उसको 5-7 साल का एक अच्छा रनवे मिलता है ग्रोथ का, तो मार्केट ब्रॉड बेस्ड होता है, सब चलता है। करेक्ट। और जब थोड़ा क्राइसिस इन्वायरमेंट रहता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो मार्केट फिर सेगमेंटेड हो जाता है। बहुत चूजी हो जाता है। हाँ, कि वो एक ही सेगमेंट में जो अच्छा कर रहा है वहीं पे पूरा मार्केट पूरा कंसंट्रेट पैसा हो जाता डालेगा है, तो अल्फा जनरेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है कि अगले 10-20 सालों में हमारे पास अच्छा है एक्टिव फंड में मौका करने का। बट अगर आपको एकदम ही स्ट्रेस फ्री चाहिए तो एक्सपोजर तो लीजिए, तो ठीक है, आपको कंफर्ट है अगर तो आप पैसे में करिए। तो एज एन एएमसी हम लोग का फिलोसफी है कि वी वांट टू ऑफर एवरीथिंग, कि हम आपको एक्टिव भी देंगे, आपको पैसे भी देंगे। मुझे ऐसा लगता है लार्जर कैप साइड में एक्टिव इज ओके, पैसिव इज ओके, मिड एंड स्मॉल में एक्टिव जरूरी है। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि जब मिड एंड स्मॉल कैप में गिरते हैं तो इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है, और कई बार फंड मैनेजर्स थोड़ा अच्छा करके उसका फॉल जो है वो रोक पाते हैं। तो वहाँ पे एक्टिव इज गुड। तो क्या ऐसे में सिर्फ स्मॉल कैप में जाने की बजाय फ्लेक्सी कैप में जाया जाए, जहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप जब अंडर परफॉर्मिंग होते हैं तो फंड मैनेजर उसको लार्ज कैप में शिफ्ट करने का थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा वहाँ पे फंड मैनेजर के पास भी Flexibility मौका होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से पैसे को घुमा सके। हाँ, वो कर सकते हैं, थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ होती है, सही बात है। और इसीलिए वो प्रोडक्ट बनाए कि आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। बेसिकली आप फंड मैनेजर को चूज करने का ऑप्शन दो, आप उसके लिए चूज मत करो। करेक्ट, करेक्ट। अब लेकिन मैं वापस उसी पे आऊँगा कि मोर इम्पॉर्टेंट इज टाइम होराइजन, क्योंकि हर कैटेगरी में फ़र्क है वोलेटिलिटी का, राइट। और कंपाउंडिंग सब जगह होगी, बट स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी। तो आप लोग को अगर आपने देखा हो 2017 में स्मॉल कैप्स वेयर द बेस्ट परफॉर्मर, और 18-19 में वो बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। 18 से लेकर ऑलमोस्ट कोविड क्रैश तक तो जो Correct. एक पूरा, हाँ, बहुत बुरी हालत। कोई भी आप स्मॉल कैप उठा के देख लो, सबके प्राइस ऐसे ही थे। करेक्ट। तो स्मॉल कैप में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आप वो वोलेटिलिटी झेल सकते हो, नहीं तो फिर क्या होगा, आप गलत टाइम पे एंटर करेंगे और गलत टाइम पे एग्जिट कर जाएंगे। आप क्लोजर टू बुल मार्केट इंटर करेंगे और क्लोजर टू बेयर मार्केट एग्जिट कर जाएंगे, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। बट अगर आप उसको टाइम दे देंगे, 8-10 साल दे देंगे, तो ठीक ठाक रीजनेबल बैलेंस आउट हो जाती है। तो फ्लेक्सी कैप इज ए कॉम्बिनेशन, तो उससे वोलेटिलिटी कम हो जाती है, और फंड मैनेजर खुद से कुछ अपने मैन्यूवर कर सकते हैं, तो उससे बेसिक डिफरेंस है वोलेटिलिटी का। तो आपको, और वोलेटिलिटी दूर करने का है उपाय टाइम। तो आपके पास टाइम कम है, फ्लेक्सी कैप करिए, आपके पास टाइम ज़्यादा है, स्मॉल कैप मिड कैप करिए। बेसिकली ये है कि दवाई तो एक ही है, उसको अप्लाई करने का तरीका अलग है। हाँ, इसी पे मेरा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है जो बहुत ज़्यादा ऑडियंस की तरफ से हमको आता है, और आपका फंड मैनेजमेंट में बैकग्राउंड है तो शायद आप इसको बेस्ट आंसर कर पाओगे। बहुत लोगों का सवाल आता है कि निफ्टी 5% बढ़ता है तो मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 2% भागता है, और निफ्टी 5% गिरता है तो मेरा पोर्टफोलियो 10% गिरता है। हाँ, मतलब उनका फिर पर्सनल पोर्टफोलियो में थोड़ी प्रॉब्लम है। कि वो कहते हैं चलता कम है निफ्टी से और गिरता ज़्यादा है निफ्टी से, तो ऐसा मैं क्या उल्टा कर रहा हूँ कि। हाँ, देखिए, जब आप पर्सनल पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बहुत कंसंट्रेटेड होता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होगी। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियोज थोड़ा मार्केट से डिफरेंट बिहेव कर सकते हैं कंसिडरेबल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसमें आपका स्टॉक सिलेक्शन फिर उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अच्छे से करें, और आप रिलेवेंट चीज़ों से कंपेयर करें कि आपने 10 स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बना रखा है, अब उसका निफ्टी से कोई कंपैरिजन नहीं है, आप उसको स्मॉल कैप इंडेक्स से करें, तब ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोगों का भी जवाब बेसिकली यही रहता है कि आपने लिया कुछ और है और आप कंपेयर किसी और से कर रहे हो। निफ्टी एक 50 लार्ज कैप स्टॉक का इंडेक्स है, आपके पोर्टफोलियो में कंपनियां हैं 500,000 करोड़ की, आप उससे क्या कंपेयर कर रहे हो? अगर वही रिटर्न चाहिए था तो इतना दिमाग क्यों लगाया, निफ्टी ले लेते। करेक्ट। और अगर हम इसकी तरफ चले कि जनरल एक इन्वेस्टर है जो अभी आया है, रिटेल इन्वेस्टर है, उसके पोर्टफोलियो का अलोकेशन किस तरह से उसको करना चाहिए, उसके ऊपर अगर आप कुछ बता पाए। देखिए, अगर आपको शुरुआत करनी है और आपके पास अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, तो लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप इज़ अ गुड कैटेगरी। ओके, वहाँ से आप स्टार्ट करिए। तो इन्वेस्टर के ना 3 फेज होते हैं उसकी लाइफ के। वो अवेयर होता है, उसको अवेयरनेस आती है, फिर उसको नॉलेज बनता है, फिर उसको कन्विक्शन आता है, और वो इस स्टेज से मूव करता है धीरे धीरे। कई लोग जल्दी हो जाते हैं,
कई लोग बिना पैसे गंवाए हो जाते हैं, कन्विक्शन आ जाता है, कई लोग पैसे गंवा के कन्विक्शन आता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन सबकी एक यूनिक जर्नी है। तो आपको समझना होगा कि मैं कहाँ हूँ और मुझे अगले स्टेज में कैसे जाना है। और अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से म्यूचुअल फंड करिए। फिर जैसे आप घर में फर्नीचर नहीं बना सकते तो आप कारपेंटर बुला लेते हैं। तो आप अगर अपना पैसा मैनेज नहीं कर सकते तो आप फंड मैनेजर को दे दीजिए, उसको उसकी सर्विसेज लीजिए। और इंडिया में अब इतना महंगा भी नहीं रहा है। राइट। तो अगर आप अवेयरनेस स्टेज में हैं, आपको अभी नॉलेज कम है, कन्विक्शन कम है, तो आप थोड़ा ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करिए जो मॉडरेट रिस्क है। रिस्क उसमें भी है बट मॉडरेट है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको नेक्स्ट स्टेज में जाने में साइकोलॉजिकल हेल्प मिलेगी। आप शुरू में ही स्मॉल कैप में करेंगे और जनरली ज़्यादातर लोग बुल मार्केट में एंटर करते हैं जी। बुल मार्केट के पीकिंग वाले स्टेज। तो फिर अगर वोलेटिलिटी हुई तो आप डर जाएंगे, फिर आप बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगले बुल मार्केट में आपका फिर वापस इंटरेस्ट आएगा। पाई तो हो पाई। और जो असली इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम, वो आपका मिस हो जाएगा। करेक्ट। तो आप कंपाउंडिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप मॉडरेट रिस्क में रहेंगे, वो आपको एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट देगा। तो आप लार्ज कैप करें, हाइब्रिड्स करें। फिर जैसे जैसे आपका कंफर्ट बने, आपको कॉन्फिडेंस आए, फिर आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जाएं। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग भूल जाते हैं एज एन इन्वेस्टर, कि अगर आपकी सेविंग्स है 100 रुपये, आपने अगर 5 रुपये को बहुत ज़्यादा रेट से रिटर्न भी जनरेट कर दिया, तो 100 रुपये पे बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बना। आपका आइडिया ये होना चाहिए कि आपकी वेल्थ जो नहीं बनेगी उससे। हाँ, पूरी जो वेल्थ है उसको आप एक अच्छे मॉडरेट रेट से कंपाउंड कर पाए। सो कई लोगों का ध्यान होता है कि ठीक है मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं 5 रुपये से रिस्क ले रहा हूँ, चला भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब उसका कोरोलरी सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट क्या है कि आप 95 के साथ कोई रिस्क नहीं लेते। फिर आप उसको क्या है कि बहुत ही लो रिस्क इन्वायरमेंट में रखना चाहते हैं, तो वो 95 की कंपाउंडिंग रुक जाती है। क्योंकि आप 5 से बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो आप एक दिमाग में गणित बिठा रहे हैं कि मैंने यहाँ बहुत रिस्क ले लिया, अब मेरे को यहाँ कुछ नहीं करना है। तो वो बड़ा गलत है। आपको एक पूरे का 100 का प्लान सोचना चाहिए। आप कभी 5 के बारे में मत सोचिए, आप पूरे 100 के बारे में सोचिए और उसको कंपाउंड करने दीजिए। अगर आपका 100 रुपये पूरा जो सेविंग है या नेटवर्थ है, अगर अगले 15-20 सालों तक 12-13% से भी कंपाउंड हुआ तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो कंपाउंडिंग इज़ अ वंडरफुल थिंग, राइट। और इक्विटी में ये अच्छा है कि, या म्यूचुअल फंड में, कि जब तक आप उसका ट्रांजेक्शन को बेचते, मतलब इन्वेस्टमेंट को बेचते नहीं, आपको टैक्स नहीं आता। बिल्कुल। तो अब आप ऐसा सोचिए कि आपने कहीं पे ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जहां आपको हर साल टैक्स भरना है, भले ही आप उसको लिक्विडेट करें या ना करें, राइट। तो हर साल आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, आपको 10 रुपये रिटर्न आया, और उस 10 रुपये में आपने 1 रुपये, 2 रुपये या 3 रुपये टैक्स भर दिया। अब 7 रुपये कंपाउंड होगा, वो 3 रुपये चले गए आपके। लेकिन आप सपोज कीजिए आपने कहीं ऐसा इन्वेस्ट किया जहाँ वो 100 रुपये पे 10 रुपये रिटर्न आया, बट अगले साल वो पूरा 10 रुपये कंपाउंड होगा, क्योंकि आपको टैक्स के लिए पैसा नहीं निकालना पड़ा। तो ये भी एक 10-15 सालों में बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं कि आपको 15 साल बाद टैक्स इंसिडेंस आएगा या 20 साल बाद टैक्स इंसिडेंस, तो आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो भी कंपाउंड हो रहा है। बेसिकली आपको टैक्स तो देना है, चाहे बाद में देना है, पर आज वो टैक्स के पैसे पे आप रिटर्न कमा पा रहे हो। तो वो भी ध्यान रखना है। इसलिए भी पूरा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेना चाहिए कि आप जो पूरी सेविंग्स है आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, ना कि केवल वो 4-5-10 रुपए के बारे में और उससे आप रिस्क ले रहे हो। आपने अभी जो रिस्क टेकिंग वाला बताया ना कि 100 में से 5 रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, उससे मेरे को एक मज़ेदार किस्सा याद आया। मैं एक इंसान से मिला था जिनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि 100 रुपये अगर मेरी वेल्थ है तो मैं 10 रुपये स्टॉक मार्केट में डालता हूँ, 20 रुपये एफडी में डालता हूँ, 30 रुपये सेविंग्स अकाउंट में डालता हूँ और बाकी का कैश रखता हूँ घर पे। वो तो फिर बहुत ही गलत दुनिया खत्म होने वाली बात है। देखिए क्या होता है कि हम लोग का जो इवोल्यूशन हुआ है ना, स्पेशली हमारी कंट्री का, कि हम इतनी सारी क्राइसिस से गुजरे हैं कि हमको हमेशा लगता है कोई ना कोई क्राइसिस आ जाएगी, मन में एक डर बैठ गया है। हाँ, कि कभी भी तो कुछ गलत हो सकता है। बट हम ये नहीं देखते कि हम हर क्राइसिस के बाद थोड़ा बेहतर होके उभरे। हमारी कंट्री की एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि जब एज ए कलेक्टिव सोसाइटी जब हम लोग कुछ ठान लेते हैं तो हम कर देते हैं। वो हम ठानते कम है, वो अलग बात है। बट जिस दिन सर ग्लोबली अगर हम अभी देखें जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, 2 बड़े क्राइसिस अभी अभी होते हुए हमें देखने को मिले थे। रशिया का वॉर हुआ, उसके बाद इजराइल का वॉर हमें होता हुआ देखने को मिला।
और इसके बाद अब जो है सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर हम यूएस की बात करें तो अब वहाँ पे भी बात होना शुरू हो चुका है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से हमें कम लेकर जाने पड़ेंगे। यूरोप जो पिछले साल हमें ऐसा लग रहा था कि अब कोलैप्स कर देगा, अब वहाँ पे भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है दुनिया भर से फंड जो है वापस से एक बार आपको एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट इंडिया में आते हुए दिखाई देंगे। तो इसका इफेक्ट आपको इंडियन मार्केट पे किस तरह से होते हुए दिखाई दे रहा है? नहीं, अच्छा ही होगा जो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि तो दुनिया में 3 बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक हैं, यूएस, यूरोप, चाइना। सो चाइना में अपनी एक खुद की क्राइसिस है, जो उनका ओवर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी इससे आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज इंटेलिजेंट लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं जी। तो वही है कि वो रेस फाइनली सोल्यूशन निकाल लेती है कुछ ना कुछ करके। यूरोप में थोड़ा ग्रोथ ड्राइवर्स की प्रॉब्लम है, बट वार का इम्पैक्ट अब काफ़ी हद तक खत्म हो गया है, तो वहाँ भी इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आ रहा है धीरे धीरे, और वो लोग भी अब स्टेबल हो जाएंगे। यूएस में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो यूएस में इशू ये है कि एक्चुअली उनका कमोडिटी इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होता, सर्विस इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, लेबर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। और चूंकि कोविड में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन ख़त्म हो गया था, रुक गया था, और सडनली डिमांड आई, और उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को सपोर्ट किया। फिजिकल डेफिसिट उनने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया और उसको फिजिकल सपोर्ट किया पॉपुलेशन, क्योंकि उससे बहुत एक तगड़ी डिमांड आई, और उसके कारण इन्फ्लेशन हो गया, स्पेशली लेबर साइड में। तो वो भी धीरे धीरे टेपर आउट हो रहा है। एंड यूएस इज़ अ वेरी गुड फ्लेक्सिबल इवॉल्विंग इकोनॉमी, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी एडजस्ट करते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ देयर इकोनॉमी, कि दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। तो उसमें अगर मॉडरेट ग्रोथ रिडक्शन से, मतलब हम जिसको कहते हैं ना कि सॉफ्ट लैंडिंग, कि रिसेशन नहीं हुआ। सब लोग कह रहे थे इस साल के शुरुआत में कि अमेरिका में इसी साल रिसेशन हो जाएगा। हम लोग को ऐसा लगता है कि इतनी ऐसा कोई रिसेशन आने का चांस ज़्यादा नहीं है। सॉफ्ट लैंडिंग अगर हो गई और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, तो वो बेस्ट आउटकम है, और फिर उससे हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर किसी को यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वहाँ पोर्टफोलियोज में बहुत लॉस हुआ, जो बॉन्ड पोर्टफोलियो उनमें लॉसेज हुए, और प्लस जब आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, तो आप इंडिया में क्यों आएंगे। दूसरा, लोगों को ये लग रहा था कि कोविड के बाद सब इंडिया खत्म हो जाएगा, बहुत बुरी हालत होगी, हमारा फिजिकल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिडम्पशंस किए। प्लस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा इमर्जिंग मार्केट फंड से भी आता है, तो उसमें चाइना के कारण रिडम्पशंस थे। अच्छा। और इंडिया में चूंकि डिमांड थी, तो आप इंडिया में शेयर बेच पा रहे थे, तो उन्हें इंडिया में बेच दिया, क्योंकि चाइना में आपको बाजार गिर रहा है, तो आपको बेचने में तो तकलीफ हो रही थी। तो ये वापस आ जाएगा। देखिए क्या होता है ना कि कॉज वर्सेस इफेक्ट देखना चाहिए, कि फ्लो इज नॉट कॉज ऑफ मार्केट, वो इफेक्ट है। कॉज है आपकी अंडरलाइंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। तो अगर आपकी अर्निंग ग्रोथ हो रही है, आपके पास अंडरलाइंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, तो फ्लो आ जाएगा। आज नहीं तो कल आएगा, बिकॉज दुनिया में सबको पैसा कमाना है, मौका दिखेगा तो आएगा। करेक्ट। उनके पास तो सरप्लस कैपिटल है, तो उनको इन्वेस्ट करना ही करना है, तो आज नहीं 6 महीने बाद, 1 साल बाद आ जाएंगे, तो सस्ते में नहीं देने का। क्या इस बार पुराने टाइम्स के कंपैरिजन में इंडियन इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट उतना स्ट्रांग है कि बिना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के भी हम सस्टेन कर पाएंगे, अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कुछ समय तक नहीं आता है तो? अभी तक तो कर ही रहे हैं, पिछले 2 साल का एविडेंस तो यही है कि मैसिव सेलिंग हुई। बट काफी ज्यादा स्पेकुलेशन उसका चल रहा है कि अगर ये और खिंचती है ये चीज, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और रुके रहते हैं, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स क्या उसको सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, अगर अंडरलाइंग इकोनॉमी अच्छी चलती रही तो सब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि इंडियंस आर अंडर इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। आप आज बहुत सारे लोगों से पूछने जाएं तो 2 चीज़ें होती हैं, एक इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, और एक जितना चाहिए उतना करना। कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में लेट से आपकी जो टोटल सेविंग है उसमें 60-70% इक्विटी रखना चाहिए, आप कर तो रहे हो लेकिन केवल 5-10% रखे हुए हो। तो वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस है कि अवेयरनेस आ गई है, बट आप उतना एलोकेशन कॉन्फिडेंस नहीं उतना है कि उतना अमाउंट डालें। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन इंडिया में अभी भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे आपकी धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो आपके पास सेविंग्स बढ़ रही है, सरप्लस बढ़ रहा है, तो आप और करोगे। बट मेरा फिर से वही कहना है कि आप फ्लो पे ध्यान मत दीजिए। अगर अंडरलाइंग स्ट्रेंथ नहीं है तो आप फ्लो से कुछ सपोर्ट नहीं कर पाओगे। फ्लो तो चला जाएगा, हाँ, वो इफेक्टिव जैसा आ रहा है वैसे ही जाएगा। आपको देखना होगा कि अगर स्ट्रेंथ है, आपकी अर्निंग ग्रोथ है, आपकी कंपनियां अच्छी कर रही है, इकोनॉमी अच्छी कर रही है,
तो फ्लो कहीं ना कहीं से दुनिया से उठ के आ जाएगा, वो चाहे डोमेस्टिक हो फॉरेन हो, कहीं ना कहीं से तो वो आ आया। जाएगा। एक मेरा इसी सवाल से मिलता जुलता सवाल है कि अगर हम म्यूचुअल फंड के हर महीने का जो डेटा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से पैसे लोग लगा रहे हैं, क्या रीज़न है कि पैसे इतने आ रहे हैं और इससे पहले नहीं आ रहे थे, और अब हर महीने अगर हम देखें तो एक नया रिकॉर्ड हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ देखिए, इंडिया में क्या है, जब कोई चीज़ चालू होती है तो हर महीने रिकॉर्ड ही बनाती है हम बढ़ते ही जाते हैं ना, क्योंकि हाँ। हमारा बेस इतना कमजोर है। हाँ। तो लोगों को अवेयरनेस हुई है। कोविड के बाद से डिजिटल बहुत पेनिट्रेशन बढ़ा है, उसमें रेगुलेटर्स का, गवर्नमेंट का बहुत हेल्प है कि अब ट्रांजेक्शन बहुत ईज आउट हो गए हैं। तो एक जो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट होता था ना पहले, कि आपको किसी के पास जाके पूछना है कि आप किस में इन्वेस्ट करूँ, फिर एक फॉर्म भरना है, चेक डिपॉजिट करना है, वो सब बहुत बड़ा कन्वीनियंस हो गया है, बैरियर्स कम हो गए वो। करेक्ट। और फिर आपने 10 साल का हिस्ट्री देखा कि अगर आप थोड़ा बहुत भी कर रहे थे, सपोज कीजिए कि लोगों के पास इनकम थी बट वो अंडर एलोकेट कर रहे थे, फिर आपने 10 साल बाद देखा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो आपको कॉन्फिडेंस आया, तो आप और एलोकेट कर रहे हो। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है लोगों का इक्विटी को लेकर, बिल्कुल, म्यूचुअल फंड्स को लेकर। बिल्कुल। तो अवेयरनेस, एजुकेशन, कन्वीनियंस, पेनिट्रेशन, ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है कि उसके कारण हम देख रहे हैं कि ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि कोविड के बाद से जो सोशल मीडिया पे इतनी बात होनी स्टार्ट हुई है इन्वेस्टिंग, सेविंग्स, फाइनेंशियल एजुकेशन की, Correct. तो कहीं ना कहीं जिस पॉइंट को लोग आलस में या इग्नोरेंस में छोड़ देते थे, अब उसको सीरियसली एक प्रायोरिटी लेने लगे हैं लाइफ की। हाँ, और कोविड में चूंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे थे तो सेविंग्स थी, तो आप प्लस घर पे बैठे थे तो खर्चा भी ज्यादा नहीं था, तो करेक्ट, कहीं ना कहीं उसको डालने का था। और आप फोर्स्ड हो गए थे इस चीज़ को डिसाइड करने में कि पैसों का मैं क्या करूँ। तो अब बाहर जाके आप ज़मीन तो खरीद नहीं सकते थे, घर नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि सब कुछ बंद था, और आपको तो आपके पास एक ही ऑप्शन था, डिजिटली केवाईसी करो। हाँ, और इन्वेस्ट करो। और अच्छी बात ये रही कि उसके बाद आपका 2-3 साल के आपके परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो अब लोग और एलोकेट कर रहे हैं, एक बिलीफ आ गया कि रिटर्न बनता है। करेक्ट। सर, एज अ ग्रो एएमसी, अब आपका इससे आगे क्या विजन रहने वाला है? तो देखिए, हमारा थॉट प्रोसेस यही है कि वी वांट टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फंड हाउस इन इंडिया ओवर लॉन्ग टर्म। तो उसमें समय लगेगा बट वो हम करेंगे। अभी हमने शुरुआत की है, सो धीरे धीरे हम प्रोडक्ट लॉन्च करना चालू करेंगे, और हम पैसिव एक्टिव दोनों करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि दोनों का स्पेस है, दोनों का रिलेवेंस है। तो इंडेक्स फंड तो हमने पिछली बार एक इंडेक्स फंड किया था, टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, तो बड़ा यूनिक था क्योंकि इट्स अ कंप्लीट मार्केट इंडेक्स फंड, उसमें 750 स्टॉक है उस इंडेक्स में। तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरे मार्केट पर पूरा मार्केट कवर हो जाता है, मोटा मोटा मार्केट में वैसे बहुत सारा लिस्टेड स्टॉक है, बट रेलेवेंट मार्केट, हाँ 750 में कवर हो जाते हैं। और अब हम एक्टिव करेंगे, तो एक हम अगले महीने BFSI फंड लॉन्च करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे सोच समझ के जो भी रिलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो हमको लगता है कि इन्वेस्टर के लिए उनका टाइमिंग सही है, तो आइडिया ये नहीं है कि हम सब कुछ भी कर दें, तो इन्वेस्टर के बेनिफिट के हिसाब से सोच के फिर वैसे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। बट कोर फोकस हमारा ये है कि हम इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएशन का काम करें। ओके। और वो हमको हमारे उसके वेल्थ क्रिएशन के लिए हमको अप्रिशिएट करें कि हाँ, एज अ ग्रुप, इन्वेस्टमेंट हाउस या IMC, हमने उनके लिए अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया। सो दैट इज द आइडिया। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने अभी लाइन बोली, यू वांट टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड, नॉट लार्जेस्ट, या वो नहीं, तो वेल्थ क्रिएशन का पहले पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों के लिए, प्लस टाइमिंग पे, कि ये नहीं कि सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, जब जिसकी ज़रूरत है तब वो प्रोडक्ट आए। बिल्कुल, और ये हमारे ग्रुप की फिलॉसफी है कि कस्टमर सेंट्रिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो व्हेनेवर वी डू एनीथिंग, हम जब भी कोई काम करते हैं, कुछ हमारी स्ट्रेटजी होती है या कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं या कुछ भी करते हैं, सबसे पहला प्रश्न हमसे यही पूछा जाता है कि कस्टमर के लिए कितना बेनिफिशियल है। अगर कस्टमर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, मत करो। आप तभी करिए जब वो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल हो। सो इट इज़ अ वेरी वाइड स्प्रेड फिलोसफी इन द ग्रुप। तो हम लोग भी सेम फॉलो करते हैं। हमारे लिए हमारा कस्टमर हमारा इन्वेस्टर है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो उनके लिए क्या बेनिफिशियल है वो हम करेंगे। थैंक यू सर, आप आए, आपने समय दिया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर बात करके। थैंक यू सृजन, थैंक यू अंकित। Mutual fund investments are subject to market risks.
Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।